ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भाई। आज ये जल्दी से बच्चे कनेक्ट हो जाइए फटाफट। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि फिजिक्स स्टार्ट होने वाला है और फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है। तो फिजिक्स के फर्स्ट लेक्चर के साथ रिंकू सर आपके सामने है। क्लासिकल मैकेनिक्स सर आपको पढ़ाएंगे और बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो एक बार जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लो फटाफट, जल्दी जल्दी बुलाओ। थोड़ा सा अभी सर पहले कुछ 5-10 मिनट तो हम बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे सिलेबस होगा कैसे नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है ये जो सेशन है, ये जो क्लास है वो जैम नेट गेट तीनों के लिए है। ठीक है, पहले इनिशियली जैम वालों के लिए चलेगा, जैम और नेट गेट का कंबाइन चलेगा। फिर जैसे ही नेट गेट का एक्स्ट्रा लेक्चर्स आएंगे वो बाद में हम आपको एक्स्ट्रा करा देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जल्दी से फटाफट स्टार्ट हो जाइए। दोस्तों अपने बढ़ा लिए फटाफट, जल्दी अपने अपने दोस्तों को बुलाओ फटाफट जल्दी भाई। हाँ बढ़िया बढ़िया, सब दोस्त कनेक्ट हो रहे हैं। 15-20 लोग तो आ ही चुके हैं ऑलरेडी। बहुत बढ़िया भाई, आइए जल्दी आइए। गरिमा सेशन स्टार्ट हो गया भाई। यस, तो काफ़ी मज़ा आएगा इस सफ़र में। अभी तो शुरुआत हुई है क्लासिकल की, फिर वेसर भी एक लेके आएंगे आपके सामने एक नया टॉपिक, और मैं भी आऊँगा, डोंट वरी। एक टॉपिक लेके आऊँगा मैं आपके सामने, हालांकि 2 लेके आऊँगा, पर अभी तो फिलहाल तो अभी स्टार्ट जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से करेंगे। तो रिंकू सर आपको पढ़ाएंगे। तो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस उनका अच्छा रहा है अभी तक का, और आपको अच्छा काफ़ी कंफर्टेबल भी होगा जब वो पढ़ाएंगे आपको। कॉन्सेप्ट ज़्यादा फोकस करना, मज़े लेना अच्छे से। हाँ तन्मय आ गया है, बहुत बढ़िया। तन्मय अपने दोस्तों को बुला ले फटाफट जल्दी, जितने भी दोस्त हो अपने दोस्तों को बुला लिए फटाफट। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। थोड़ा सा बच्चे तब तक अपने आप कनेक्ट होते रहेंगे। तो सबसे पहले हमेशा एक काम होता है, जितने भी बच्चे फिजिक्स के यहाँ पे कनेक्टेड है सब के सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी, और ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। तो हम मतलब धीरे धीरे और भी टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हम चलाएंगे। तो आज पहली क्लास स्टार्ट हो रही है केम अकेडमी की तरफ से फिजिक्स की। तो बस बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। अब सर आपको पढ़ाएंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को उसके बाद? IIT JEE का पूछा एक बच्चे ने, IIT JEE का। आप IIT JEE के क्वेश्चन आराम से क्रैक कर पाओगे अगर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो, क्योंकि पहले आसान क्वेश्चन, फिर JEE के लेवल के, फिर हम जैम के लेवल, फिर नेट और गेट, ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो एक गुड़िया ने पूछा IIT JEE का, जितना मैं क्लासिकल मैकेनिक्स कराऊंगा, जितने मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जो भी, तो आप IIT JEE के आराम से कर पाओगे अगर आप ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो। क्योंकि JEE के क्वेश्चन अच्छे हैं, कभी कभी तो JEE के क्वेश्चन सीधे सीधे उठा के जैम में भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए JEE को हम नकार नहीं सकते। JEE अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यस जवाल, बिल्कुल अपने भाई को सजेस्ट करिए, बिल्कुल सजेस्ट करिए भाई। यस, और भी फटाफट सबसे पहले ये काम करो कि अपने अपने जितने भी है ना आपके कॉलेजेस के ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, आप इंस्टा पे जुड़े किसी बच्चे से, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा आपने, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सब जगह लिंक शेयर कर दीजिए। लिंक नीचे एक ऑप्शन आता है, उस लिंक को शेयर कर देना, ताकि बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और बाकी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो भाई फिर जितना ज़्यादा आप कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा ही हम लेक्चर डिलीवरी करेंगे। मतलब इस टोटली डिपेंड कि आप कितना प्यार हमें देते हैं, उतने उस प्यार पे डिपेंड करता है। चलिए भाई फटाफट स्टार्ट हो जाए। चलिए रिंकू सर अब स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लासिकल मैकेनिक्स। मिलते हैं अब मैं जब आऊंगा, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा। अभी रिंकू सर से स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के लिए बस। हाँ, तो मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम है वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में अटकेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर कहते हैं कि पेड़ की अगर कोई भी चीज की जड़ पता चल जाए तो उसके ऊपर तो हम कुछ भी चीज बना सकते हैं। जैसे अब कोई घर बनाना है तो नींव मजबूत रखनी पड़ेगी, तभी तो हमारा घर बन पाएगा। ऐसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं तो आपके जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप कमजोर हो जाएंगे, आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं कॉन्सेप्ट पे ही आपको ध्यान दिलाऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बस आपको उसी पे ध्यान देना है। तो आज अपना क्लासिकल मैकेनिक्स है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जैम में सीधा न्यूटन्स लॉ ऑफ आता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ से हम स्टार्ट करेंगे। NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हम कहां से स्टार्ट करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अपन को पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स आपको पढ़नी है तो न्यूटन जो सर हैं उनके आपको लॉ को पढ़ना ही पड़ेगा। वहीं से हमारी पूरी की पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, स्टार्ट होती है। ये हमारा बेस है, यहीं से हम पकड़ के चीजों को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आपने जब आप +1 में थे तो आपने काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा होगा। काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा। आपने काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पे। हाँ भाई, ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है। जैसे मैं ह्यूमन बॉडी हूं, मैं भी अपने आप को एक ब्लॉक मान सकता हूं, जैसे मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं। तो ब्लॉक एक ग्राउंड पे रखा हुआ है। अगर ये किसी ना किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो ये कुछ दूरी के बाद कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट
कवर करेगा, ये हमारी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं अगर मेरे को वेलोसिटी पता हो, टाइम पीरियड पता हो कि इतने टाइम के बाद ये पार्टिकल कहां पहुंचेगा। तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। सिंपल हमारे पास इक्वेशन है, उन इक्वेशन के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने भी पढ़ी होगी इक्वेशन, वो कौन कौन सी थी? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक और थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऐसे हमारे पास एक और इक्वेशन है। ठीक है, ये तीन है इक्वेशन ऑफ मोशन की। इनकी हेल्प से हम कोई भी चीज की वेलोसिटी, कहां पे हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है, कितने टाइम के बाद कहां पर होगा, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन इक्वेशन की हेल्प की सहायता से। तो अब हमको, तो आपने ध्यान दिया होगा एक बात पे, क्या कि मेरे पास ये ब्लॉक है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका मास क्या है? कैपिटल M। ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से चल रहा है। तो सोचने वाली बात है, इस ब्लॉक के अंदर ये वेलोसिटी आई कहां से? हमें पता तो होना चाहिए ये वेलोसिटी कौन लेके आ रहा है। कुछ ना कुछ चीजें तो किसी ना किसी प्रोसेस के पीछे कुछ ना कुछ चीजें, फिनोमिना होता रहता है, और जब तक हमें वो फिनोमिना नहीं पता चलेगा तो हम कैसे चीजों को कर पाएंगे। तो ये वेलोसिटी कहां से आई हमें पता होना चाहिए। अगर ये ब्लॉक किसी एक्सेलरेशन से चल रहा हो तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट हो तो वो क्या है? उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अगर उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ वो क्या ट्रेवल करेगा? कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट को वो ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अगर मेरे को एक्सेलरेशन पता चल जाए तो मेरे को क्या पता चल गई? उसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूं। अगर वेलोसिटी पता चल गई तो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद कहां पहुंचेगा, वो डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूं। बिल्कुल। अब ध्यान देने वाली बात है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये एक्सेलरेशन कहां से आया? ये एक्सेलरेशन भी तो इसको कोई ना कोई लेके आया होगा, तो ये कहां से आया हमें पता होना चाहिए कि नहीं। अगर मैं इस एक्सेलरेशन की बात करूं इस ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूं? पुल करूं, या मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करूं? पुश करूं। इस ऑब्जेक्ट को पुल करूं या मैं पुश करूं। अगर इस ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करता हूं तो इसके अंदर क्या आता है? कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आता है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को आप धक्का लगाते हो तो वो चलती है, वो एक्सेलरेट होती है, उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस, और वेलोसिटी होती है तो वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट में ट्रेवल करती है। तो कुल मिला के पुश और पुल से इसके अंदर क्या आया? एक्सेलरेशन से क्या आई? वेलोसिटी। अब ध्यान देने वाली बात है, जो हमारा पुश और मैंने जो पुल लिखा है, क्या लिखा? पुल। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया फोर्स। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया फोर्स। क्या बोला गया? इसको फोर्स। अब हम, जब हमारा टॉपिक क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम जब भी पढ़ेंगे तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा टॉपिक पे, वो किस पे होगा? फोर्स पे। मेरा कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए? पूरा फोर्स पे। अगर मेरे को न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है तो मेरा पूरा ध्यान फोर्स पे होना चाहिए। अगर मेरे को फोर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए, फोर्स के बारे में पता चल गई, तो मैं एक्सेलरेशन निकाल पाऊंगा, मैं वेलोसिटी निकाल पाऊंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल पाऊंगा, मैं जो मेरे को क्वांटिटी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या, मैं वो निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। अगर मेरे को फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई तो जो मेरे को रिक्वायर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो कहां पर होगा, उसके बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए, उसका भविष्य देखने के लिए कि वो इस टाइम के बाद कहां होगा, तो मेरे को क्या पता होना चाहिए? फोर्स। सारा का सारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन किस पे डिपेंड है? हमारा फोर्स पे। एनएलएम हम जो पढ़ रहे हैं किस पे डिपेंड है? हमारा फोर्स पे। तो हमको किसको समझना होगा? फोर्स को समझना होगा। अगर फोर्स की कहानी समझ में आ गई तो सारा खेल समझ में आ गया। जादूगर होता है जो ट्रिक करता है, अगर वो ट्रिक पकड़ में आ गई तो जादू फिर कुछ लगता है नहीं। ऐसे ही अगर मेरे को फोर्स के बारे में पता चल जाए तो हमारे लिए जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ नहीं रहेंगे, वो आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो ध्यान है वो किस पे है? फोर्स पे। किसके बारे में बात करूंगा मैं? फोर्स के बारे में। एनएलएम के अंदर मैं सारा का सारा किसके बारे में बात करूंगा? किस पे चर्चा करूंगा? फोर्स पे। फोर्स पे हमें चर्चा करनी है। अब फोर्स हमारी क्या है? क्या हमारी फोर्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है? हाँ है। अब फिजिकल क्वांटिटी नाम का एक शब्द यूज किया। अब ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? हमें ये पता होना चाहिए। हमें हर बात पता होनी चाहिए कि ये क्यों है।
जब तक हमें हर बात नहीं पता चलेगी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें हर चीज को समझकर चलना है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकूं। हाँ, अब समझो, जैसे मेरी हाइट, क्या मैं मेरी हाइट को इंची टेप होता घर में देखा होगा, उससे मैं नाप सकता हूं? हाँ, नाप सकता हूं। तो हाइट क्या बनी? फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल बनी। कोई आदमी कितना किलोमीटर चला, क्या मैं ये स्पीडोमीटर में मेजर कर सकता हूं? बिल्कुल मेजर कर सकता हूं। वो क्या हुआ? एक इंस्ट्रूमेंट हुआ और मैंने डिस्टेंस को मैं मेजर कर पाया, तो डिस्टेंस क्या हुई? एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। ऐसे ही जिस चीज को हम मेजर कर पाए उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। कैसे मेजर कर पाए? किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से। क्या मैं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। वेलोसिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हुई। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करी फोर्स की, क्या मैं किसी आदमी पे कितना या किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, क्या मैं उसको मेजर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो फोर्स क्या मेरी फिजिकल क्वांटिटी हुई। क्या हमें फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्लियर हुई? बिल्कुल नहीं। अब सोचने वाली बात है, एक लड़के को किसी लड़की से प्यार है, क्या उस प्यार को हम मेजर कर सकते हैं? किसी आदमी को कितना प्यार है? हमने ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया नहीं, तो वो प्यार क्या फिजिकल क्वांटिटी हुई? नहीं हुई। जिस चीज को हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर ना कर पाए तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ठीक है, अब फोर्स की बात करूं, फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, सबने पढ़ा है, सबको आता है। एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक तो स्केलर और एक वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्या होती है? जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड हो, जिसके अंदर खाली क्या हो? मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या होती है? जिसके अंदर दो चीजें हो, एक तो मैग्नीट्यूड हो, दूसरा क्या हो? डायरेक्शन हो। अब समझने के लिए समझो, मैं मान लो मैं दिल्ली में खड़ा हूं, ठीक है, मेरे पास किसी का फोन आया, तो उसने पूछा क्या कर रहा है, बोला मैं चल रहा हूं, तो बोला, उसने ऐसे पूछा भाई कितना किलोमीटर चल लिया, तो मैंने बता दिया 10 किलोमीटर चल लिया। तो क्या मैंने कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई की? नहीं की। तो मैं 10 किलोमीटर चलाऊं बस इतना पता है। दिल्ली से मैं किस डायरेक्शन में गया? क्या मैं जयपुर की तरफ गया? नहीं पता। क्या मैं यूपी की तरफ गया? नहीं पता, क्योंकि मैंने कोई भी मैंने इस चीज को डिफाइन, मैंने डायरेक्शन की कोई बात नहीं की। तो हमारी जो डिस्टेंस है, मैं कितना चला, डिस्टेंस, तो वो हमारी क्या बनी? वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी बनी। डिस्टेंस हमारी क्या बनी? एक स्केलर क्वांटिटी बनी। ठीक है, अब मैं ऐसे ही बात करूं, अब मैं किसकी बात करूं? वेक्टर की बात करूं। ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूं, तो मेरे पे किसी ने फोर्स लगाया, तो मैं इधर चला। अगर मेरे को कोई यहां से खींचेगा तो मैं इधर चलूंगा। तो किसी आदमी पे हम कितना फोर्स लगाते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि 5 न्यूटन 10 न्यूटन कुछ ना कुछ फोर्स लगाया उस पे, और ऐसे खींचा तो इस डायरेक्शन में लगाया। एक मैग्नीट्यूड बोला कि कितना लगाया, ऐसे खींचा, ये डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई, तो किस डायरेक्शन में लगाया, तो ये हमारी क्या बनी? वेक्टर क्वांटिटी। ये सब बेसिक बात है, ये सबको पता है ना, मैं इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा। मैं अपना सीधा जो मेन फोकस है उस पे ही आता हूं, क्योंकि आप IIT जैम के बच्चे हो, तो आपको ये सब बातें आपने पढ़ी हैं और आपको अच्छे से आती है। लेकिन मैंने फिर भी इन चीजों को दोबारा से रिवाइज करा दिया, ताकि कोई नया बच्चा हो जिसको कुछ चीजें ध्यान ना हो, ताकि उसको ध्यान में आ जाए। आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, SC वर्मा +1 की बुक है, उसमें से आप पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ फोर्स की। ठीक है, अब मैं फिजिकल क्वांटिटी की बात की, तो फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर। फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। मैंने भी एग्जांपल दिया, मेरे को किसी ने खींचा, तो कुछ ना कुछ फोर्स है, मेरे को कोई खींचेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। तो कितना लगा, किधर खींच रहा, इधर, क्या मैं इधर ही जाऊंगा? अगर मेरे को कोई इधर खींचेगा तो क्या मैं इधर ही जाऊंगा? बिल्कुल जाऊंगा, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड हो कि कितना, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाऊं, तो वो क्या बन जाती है? वेक्टर। अरे आई के नहीं आई? ठीक है, अच्छा, अब हमें एक बात पता चल गई, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी, अब मेरे पे किसी ने फोर्स लगाया, ऐसे मैं चल दिया, मेरे पे फोर्स लगाया है कि नहीं लगाया? अब ये फोर्स लगाया, इसको हम किसी ना किसी यूनिट में मेजर करेंगे। जैसे मेरी हाइट मैं किसी ना किसी यूनिट में मेजर करता हूं। अब आप समझो, मैं मेरी हाइट मीटर में मेजर करता हूं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकता हूं। ऐसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने कोई यूनिट डिफाइन कर रखी है। उस यूनिट को नाम क्या दिया गया? न्यूटन। क्या दिया गया उस यूनिट को नाम? न्यूटन। ये यूनिट है, ये हमारी कैसी है? SI यूनिट है। कैसी यूनिट है ये? SI यूनिट है। ठीक है, और एक हमारी CGS यूनिट और होती है। CGS वो होती है डाइन। वो क्या होती है? डाइन।
अरे ये डरने वाली डाइन नहीं है, इससे डरना नहीं है, कभी तुम डर जाओ। अगर इस डाइन से डर गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इससे हमें बिल्कुल नहीं डरना। अच्छा, जो न्यूटन और डाइन है ये दो अलग अलग यूनिट है, जैसे किलोमीटर, मीटर, जैसे मीटर एक हमारी एसआई यूनिट होगी, सेंटीमीटर हमारी क्या होगी, सीजीएस यूनिट। ऐसे ही न्यूटन हमारी एसआई यूनिट होगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी, डाइन। अच्छा, 1 न्यूटन है वो कितनी डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन। ये रिलेशन याद कर लो, बाकी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तुम ये निकालना सीख भी जाओगे कि कैसे आएंगी चीजें। आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई। हाँ भाई, समझ में आ रही है क्या? हाँ। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था फोर्स पे, हमारी चर्चा किस पे थी, फोर्स पे। हम फोर्स पे ही फोकस रखेंगे क्योंकि एनएलएम में हमें क्या पढ़ना है, फोर्स। अच्छा, फोर्स में मैंने क्या बताया, एक बताया वेक्टर, वेक्टर बताया मैंने। फोर्स, फोर्स कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने ये बताया। ये बताया कि नहीं बताया, बिल्कुल बताया। अब मैंने बताया कि वेक्टर के अंदर दो चीजें होनी चाहिए, क्या क्या, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, कितने बल का, बल की बात करते हैं ना, कितने बल का। दूसरा कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मेरे को फोर्स को समझना है तो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए, सर दो चीजें बता दो कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, बस खत्म। अगर ये दो चीजें पता चल गई तो क्या मेरे को फोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई? हाँ मिल गई, लेकिन अभी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली, अभी भी एक पॉइंट इसमें मिस है। क्या मिस है, क्या मिस कर रहे हैं पॉइंट? वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वो क्या है, वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, वो किस पॉइंट पे लगा रहे हैं? अरे यार ये कि नहीं समझ में आ रही। कभी भी अगर तुम किसी फोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, कंप्लीटली उस फोर्स को जानना चाहते हो, तो उसके बारे में 3 चीजें जान लो। पहली चीज कि किस मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, दूसरी चीज कि वो जो फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में लग रहा है, तीसरी चीज वो किस पॉइंट पे लग रहा है ऑब्जेक्ट के। जैसे समझो, अब मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मेथड समझाता हूं तुम्हें। समझो कि मेरे पास ये क्या है, मेरे पास एक ये वाटर बोतल है। अगर मैं इसको सेंटर से पकड़ के हिलाऊं तो ये ऐसे चलेगी, कैसा मोशन देगी, रगड़ के जाएगी, ट्रांसलेशनल मोशन शो करेगी। अगर मैं ये फोर्स यहां लगाऊंगा तो ये सीधी सीधी जाएगी, ऐसी चलेगी। अगर यही इतना ही फोर्स सेंटर ऑफ मास पे ना लगा के मैं ऊपर लगा दूं तो क्या, रोटेट। क्या कर रही है ये, हल्का सा टच करते ही रोटेट। क्या कर रही है ये, रोटेट, रोटेशन। तो किस पॉइंट पे मैं ऑब्जेक्ट के फोर्स लगा रहा हूं वो पॉइंट महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा। अगर वो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, इस बोतल के अकॉर्डिंग देखूं तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है, अगर मैं ऊपर लगाऊं तो वो रोटेशनल मोशन है। अब जब भी कभी तुम्हें फोर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या, दिमाग में बैठा लो, रट लो। क्या, मैग्नीट्यूड, कितने बल का फोर्स लगाया, दूसरा किस दिशा में लगाया, तीसरा किस पॉइंट पे लगाया। अगर कोई मेरे यहां तेज मार दे तो मैं झुक जाऊंगा, ऑब्जर्व क्या, यहां मारेगा तो मैं ऐसे चलूंगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, यही तो डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कैसे मूव करेगा, रोलिंग करेगा, रोटेशनल करेगा, ट्रांसलेशनल करेगा, कैसा करेगा। यही अगर जब कभी भी मैं आगे फोर्स के बारे में कभी भी डिस्क्राइब करूं कि फोर्स क्या है, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर मुझे 3 चीजें बता दो बस और बात खत्म करो। 3 चीजें कौन कौन सी, कि कितने मैग्नीट्यूड का लगा, दूसरी डायरेक्शन, तीसरी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, एनएलएम। हम क्या पढ़ रहे हैं, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं केवल और केवल, कैसे, ट्रांसलेशनल मोशन की। इसलिए एनएलएम के अंदर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को हम कंसीडर नहीं करते, हम सारे फोर्स को मान लेते हैं कि वो सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है, ठीक है। इसलिए जब भी ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मेन रोल कहां आता है, जब हम रोटेशनल पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे, रोटेशनल, जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का अहम रोल आएगा, जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या क्या आएगा, इंपॉर्टेंट रोल आएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे। फोर्स बेसिकली कितने टाइप का, वैसे कितने टाइप का होता है फोर्स, हमने 4 में बांट रखा है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स,
पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आप सब लोगों ने पढ़ा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो धरती माता और मेरे बीच में लग रहा है वो कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो सन और अर्थ के बीच में लग रहा है वो कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम जिंदा हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है। और दूसरा फोर्स की हम बात करेंगे न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तीसरे फोर्स की हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जो दो चार्ज के बीच में होता है, जो तुम प्लस 2 में पढ़ोगे। जो प्लस 1 के बच्चे अगर कोई देख रहा है तो वो प्लस 2 में जब आएगा जब वो समझ जाएगा, और जो पहले ही पढ़ चुका वो, ठीक है। अब हम तीसरे फोर्स की बात करें तो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। हमने फोर्स 4 डिवाइड में कर दिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर मास हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास है, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट उनके अंदर मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? कोई भी चार्ज, कोई भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट हो, एक Q1 और एक Q2, तो इनके बीच में भी क्या लगता है? फोर्स लगता है। अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन, अगर सेम चार्ज है, अपोजिट एक प्लस है, मतलब एक प्लस और एक नेगेटिव है, तो कैसा फोर्स होगा? अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग, लड़का लड़के से प्यार कर सकता है या शादी कर सकता है? नहीं। अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। लड़का लड़की शादी कर सकते हैं तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तब ऐसा पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने 4 प्रकार का फोर्स बताया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल तो हम आगे पढ़ेंगे। हमको यहाँ पर जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्स। हमको यहाँ पर जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या पढ़ना है हमको यहाँ पे? कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट खुद ही कह रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि कॉन्टैक्ट हो तभी इनके बीच में फोर्स होगा। दो ऑब्जेक्ट यदि टच करेंगी तभी उनके बीच में जो फोर्स इंट्रोड्यूस होगा, जो फोर्स पैदा होगा, उसी फोर्स को क्या बोला गया? कॉन्टैक्ट फोर्स। अरे आई के नहीं आई बात समझ में, ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से हैं जो हम पढ़ेंगे? पहला नॉर्मल फोर्स, पहला नॉर्मल फोर्स, ठीक है। दूसरा हमारा टेंशन, टेंशन। तीसरा हमारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। हम ये 3 चीज पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर, ठीक है। अब हम कॉन्टैक्ट फोर्स से सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमें कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ना है। कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ने से पहले हम थोड़े न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में जान लेते हैं कि न्यूटन सर ने अपने क्या लॉ दिए थे जिसपे हमारी नेचर डटी हुई है, ठीक है। जो पृथ्वी के जो कानून है, नेचर के जो कानून है, वो कभी नहीं टूट सकते, ठीक है कि नहीं। तो हम किसकी बात करेंगे? पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का पहला कानून क्या कहता है, ठीक है। जो नियम है वो क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेंगी, जब तक उस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगेगा। नहीं आई? बिल्कुल बात नहीं समझ में आई। कहने का मतलब है यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, जैसे तुमने देखा होगा कि तुम सो रहे हो, सुबह उठे नहीं, सो रहे हो, पापा की डांट आई, खड़े हो, तुम्हारे पे क्या आया? फोर्स आया एक्सटर्नल, तो तुम क्या हुए? खड़े हुए। रेस्ट से किस पे आए? मोशन में आए। तो तुमने अपनी स्टेट चेंज करने के लिए तुम्हें क्या रिक्वायर्ड पड़ी? फोर्स की। वो ये कहना चाहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे पड़ा रहेगा जब तक उस पे बाहर से कोई भी फोर्स ना लगे। जैसे तुम सुबह सो रहे हो तो सो ही रहे हो क्योंकि तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं है। अगर कोई तुम्हें उठाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम पे फोर्स लगाना पड़ेगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रेस्ट से उसको मोशन में लाना है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। यदि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, मान लो कोई फोर्स, किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट पे रखी है तो वो जिंदगी भर रेस्ट पे रखेगी। आज भी रेस्ट पे है, आने वाले 100 साल के बाद भी रेस्ट पे होगी, आने वाले 1000 साल के बाद भी वो रेस्ट पे होगी। जैसे मैंने ये
पेन है, ये पेन मैंने मेरे हाथ पे रख दिया तो ये जिंदगी भर हाथ पे रखेगा अगर मैं इसको उठाऊं ना दूसरा, अगर मैं इस पे कोई फोर्स ना लगाऊं। ठीक है, यदि ऐसे ही मैंने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को, ये ब्लॉक है जिसका मास है, ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये जिंदगी भर इसी वेलोसिटी से, इसी स्पीड से, इसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, क्योंकि इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर इसकी स्पीड बढ़ानी है या घटानी है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। अगर कोई भी फोर्स नहीं है तो ये इसी वेलोसिटी से, इसी स्पीड से चलता रहेगा। अरे यार ये कि नहीं, अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड इंक्रीज करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसकी ना तो स्पीड घटेगी ना बढ़ेगी, ना तो इस ब्लॉक की डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, मैं मान लो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं, मान लो मैं चल रहा हूं, तो मैं जिंदगी भर इसी डायरेक्शन में ऐसे ही चलता रहूंगा, जिंदगी भर मैं ऐसे ही चलता रहूंगा इसी डायरेक्शन में। मान लो 10 किलोमीटर है, मेरी स्पीड इंक्रीज करी, मैंने फोर्स लगाया, मेरी 15 होगी, हुई कि नहीं, मेरे को स्पीड डिक्रीज करी, मैंने फोर्स लगाया, अब मेरी क्या होगी, घट गई। ठीक है, आई कि नहीं आई। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड घटानी है, बढ़ानी है, तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मान लो डायरेक्शन चेंज करनी है, मैं चल रहा हूं, मैंने फोर्स लगाया, क्या मेरी डायरेक्शन चेंज हुई, मैंने फिर से फोर्स लगाया, मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, मैं फिर से फोर्स लगाया, डायरेक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज करनी है या उसकी स्पीड घटानी है या बढ़ानी है तो क्या लगेगा उस पे, एक्सटर्नल फोर्स। यदि उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो वो अपनी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा, ना ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। यदि कोई ब्लॉक रेस्ट पे रखा हुआ है जिसका मास m है, ये किस पे रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है, इस पे कोई फोर्स नहीं है, तो ये आज 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद, 1000 करोड़ साल बाद, जो कितने भी टाइम हो, यहीं पड़ा रहेगा। इसको इसकी पोजीशन को चेंज करना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो समझ में आया, न्यूटन साहब ने पहला नियम क्या दिया, न्यूटन साहब ने पहला नियम दिया कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लगे। लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, सर हम गेंद को लुढ़का देते हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग तो उस पर मेरे से बाहर से कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो वो तो जिंदगी भर ऐसे चक्कर काटती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन गेंद को जब लुढ़का के छोड़ देता हूं तो कुछ देर के बाद वो रुक जाती है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स वहां पर क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पे क्या है, एक्सटर्नल। जिस डायरेक्शन में ब्लॉक जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है, वो फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। इसलिए वो ऑब्जेक्ट क्या कर जाता है, थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है। अगर मान लो मैं सरफेस को फ्रिक्शनलेस बना दूं, मान लो भगवान की मेरे पास ताकत आ जाए, मैं सारे सरफेस को, धरती के सारे सरफेस को फ्रिक्शनलेस बना दूं, फिर मैं किसी चीज को लुढ़का दूंगा तो जिंदगी भर लुढ़कती रहेगी, वो रुकेगी नहीं बिना किसी रुकावट के। क्योंकि किसी चीज को रोकने के लिए या उसकी स्पीड को बढ़ाने घटाने के कुछ भी करने के लिए क्या चाहिएगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्या हमारे क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ। हम थोड़ी इसकी डेफिनेशन लिख के देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। जो हमने बोला वही डेफिनेशन है। इफ ए बॉडी कोई भी वस्तु, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और in motion without any external force, without any external force, then it will be at rest or in motion continue itself. मैंने क्या कहा, मैंने जो बोला वही तो। मैंने क्या कहा कि कोई ऑब्जेक्ट, अब ध्यान दो, मैंने जो स्टेटमेंट बोली उसी स्टेटमेंट पे जाऊंगा, उससे मैं दूर नहीं जाऊंगा। कोई ऑब्जेक्ट यदि वो किस पे है, रेस्ट पे, या किस में है, मोशन पे, उस पे क्या नहीं लग रहा, कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या होगा,
तो वो किस पे रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा। यदि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, यदि वो मोशन में है तो मोशन पे ही रहेगा। क्या ये न्यूटन फर्स्ट क्लास समझ में आया? यही हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्या चीजें समझ में आ रही है, क्या चीजें समझ में आ रही है? अब मैं आगे बढ़ता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, अब हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा क्या है, बेसिक है। बेस हमारा कैसा होना चाहिए, मजबूत। हर चीज का बेस मजबूत रखोगे तो जीवन में कभी तुम डगमगाओगे ही नहीं, चाहे कितने जीवन के झटके लग जाओ। ये जीवन का भी सिद्धांत है और ये न्यूटन का भी सिद्धांत है, वही चीजें हैं। आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आपको फिजिक्स के जो रूल हैं उनको छोड़ के नहीं जाना। अगर आपको जीवन में भी आपको सही डायरेक्शन में चलना है तो जीवन के जो कानून है, जो रूल है, उनको भी तोड़ के नहीं जाना। जैसे अगर आप चोरी करोगे तो आपको जेल हो जाएगी क्योंकि आपने कानून तोड़ा, कानून तोड़ोगे तो दिक्कत होगी। तो यही बात इनके साथ है। अगर फिजिक्स के रूल टूटेंगे तो धरती हमारी क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, हम बचेंगे ही नहीं, ठीक है। हमको ही हार्मफुल है हर तरीके से। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम with respect to time is called force। फोर्स मैंने क्या बोला, मैंने कहा फोर्स क्या है, फोर्स कुछ भी नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसके साथ, टाइम के साथ। यदि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है समय के साथ, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, अभी भी जितना था, 1 घंटे बाद भी उतना ही है, 1 साल बाद भी उतना ही, उसका मतलब उस सब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन उसका मोमेंटम चेंज हो गया तो इसका मतलब क्या है, उस पे क्या लग रहा है, फोर्स। क्या लग रहा है, फोर्स। हमें पढ़ना क्या है, फोर्स। ये हमारा क्या है, सेकंड लॉ। ये हमारा क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ। इसी पे हम सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे, इसी से हम सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा F = dp/dt। तो मैंने क्या बोला, मैंने P को क्या बोला, मैंने P बोला P = mv। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैं v की बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, बिल्कुल ऑब्जेक्ट हूं। तो मेरा मास कितना है, मैं कितनी वेलोसिटी से चल रहा हूं, अगर उन दोनों को मैं गुना कर दूं तो उस ऑब्जेक्ट का क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। मान लो मेरा वेट कितना है, 80 किलो, मैं दिख रहा हूं मोटा, तो मेरा वेट भी 80 किलो है। 80 किलो है, मान लो मैं 10 km/h से चल रहा हूं, तो 80 × 10 मेरे को क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। क्या मिल जाएगा, मोमेंटम। अगर मेरा वो मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब मेरे पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। अगर मेरा मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो जाए तो इसका मतलब क्या है, मेरे पे कोई ना कोई बाहर से फोर्स लगा रहा है, मेरे को कोई ना कोई फोर्स मेरे पे अप्लाई हो रहा है। ये वैल्यू उठा के इसमें पुट करूंगा मैं। अगर ये वैल्यू पुट करूंगा तो F को क्या लिख सकता हूं मैं, d/dt m × v। क्या लिखा मैंने, F = d/dt m × v। अच्छा, अब ध्यान दो, अभी तक तुमने पढ़ा है कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चलती है तो इसका मास क्या करता है, चेंज करता है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट की लंबाई, किसी ऑब्जेक्ट का मास और जो ये टाइम है, ये सब कांस्टेंट है, एक गति से चल रहे हैं। मास और इसकी लंबाई कभी चेंज नहीं होती अगर मैं इसकी बात करूं। लेकिन मैं किसकी बात करूं, मैं मास की बात करूं, लेकिन मैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अगर अकॉर्डिंग चला जाऊं, जिन्होंने आइंस्टाइन ने जो दी थी उसके अगर अकॉर्डिंग, अगर ये ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से चले, स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है, कितनी स्पीड से चले कोई भी ऑब्जेक्ट, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। कितनी स्पीड से चले, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बहुत ज्यादा स्पीड होती है। अगर ये ऑब्जेक्ट स्पीड से चलने लग जाए तो इसकी लेंथ
भी डिक्रीज होगी और इसकी क्या होगी, डिक्रीज इंक्रीज होगी, मतलब चेंज कर जाएगा। इसका जो मास है वो भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। ये कांस्टेंट नहीं है अगर ये स्पीड ऑफ लाइट से चले, लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करना इम्पॉसिबल है। जो हमारी लाइट आ रही है वो ही इतनी स्पीड से चलती है, आज तक हम ऐसी कोई ऑब्जेक्ट बना ही नहीं पाए, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना पाए जो हम किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, अगर हम ऐसा कर पाते तो इसका भी मास क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ठीक है, आई कि नहीं। लेकिन मैं मान क्या लेता हूं, मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में बात कर रहा हूं, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड होती है, 100 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर, यही स्पीड हो सकती है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो इसमें मास कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, देखो अगर मैं मास को क्या मान लूं, मास को मैं कांस्टेंट मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं मैं, मास को कांस्टेंट। अगर मैंने मास को कांस्टेंट कर लिया, डेरिवेटिव में रखा हुआ है, तो मास क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच गया, dv/dt इंटू v क्या है, वेलोसिटी। m dv/dt को मैं क्या लिख सकता हूं, m इंटू a। अच्छा, यहां से क्या चीजें आई अगर मैं देखूं, तो मैं f को क्या लिख पाया, f इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो तुम पढ़ते आए हो, जो तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है। ये फॉर्म तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है कि नहीं, आया कि नहीं आया। तो अगर f इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी तक तुमने क्या पढ़ा था, तुमने पढ़ा था कि तुम्हारे दिमाग में ये बात चल रही है कि f इजिकल टू m, ये एक फॉर्म है, ये बेसिक सेकंड लॉ नहीं है, ये एक स्पेशल फॉर्म है। समझ में आई कि नहीं है। अगर तुम देखो तो जो बेसिक फॉर्मूला है, जो फंडामेंटल लॉ है वो ये है, जो फंडामेंटल लॉ है वो ये है। अरे आई कि नहीं आई। ठीक है, तो हम कहां तक पढ़ चुके हैं, हम सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, F इजिकल टू m इंटू ए। ठीक है, अच्छा क्या ये बात समझ में आ रही है। अब एक बात और ध्यान देने की बात है, ठीक है, क्या कि मैं लिख रहा हूं F इजिकल टू मास तो कांस्टेंट है, dy/dt, ये क्या है, v का मतलब वेलोसिटी चेंज कर रही है। मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हूं इसी डायरेक्शन में। ठीक है, क्या मेरे पे कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, मैं जिंदगी भर ऐसे चलता रहूंगा। लेकिन मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी फोर्स लगा के, ये फोर्स लगाया डायरेक्शन चेंज करी, ये फोर्स लगाया डायरेक्शन। लेकिन जो ये वेलोसिटी है इसमें भी दो चीजें हैं, अगर आप ध्यान दो, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक तो ये इसके पास क्या होगा, एक तो मैग्नीट्यूड, एक इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन, एक इसके पास क्या होगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर मैं मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दूं तो क्या मेरे को फोर्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, डायरेक्शन चेंज हुई, अब फिर से लगा, ये डायरेक्शन चेंज हुई। क्या फोर्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है, बिल्कुल। या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए टाइम के साथ, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तब भी उस पर क्या लग रहा है, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मैं मेरे सिर से हाथ को मार रहा हूं तो क्या कर रहा है ये, ठीक है, क्या कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये हमारा हो गया सेकंड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ की बात करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ की बात करूं, every action there is equal and opposite reaction, there is equal and opposite reaction, there is equal and opposite reaction। जो भी एक्शन होता है उसका उतना ही रिएक्शन होता है, किधर होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। अब इसको हम समझने की कोशिश करें, कैसे समझने की कोशिश करें कि मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m1, एक मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m2। क्या इन दोनों में फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। धरती और मेरे बीच में कैसा है, फोर्स। दो मास ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसे नेचर का होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन वो कैसा लगता है, अट्रैक्टिव कि रिपल्सिव, हमेशा अट्रैक्टिव। एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं,
खींचते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। जैसे ये पेन और मैं इस पेन को अगर मैं यहाँ रख दूं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो मैं इस पेन को भी अपनी तरफ खींच रहा हूँ। जैसे ये बोर्ड और मैं इस बोर्ड को भी मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ये बोर्ड खुद मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है। क्यों? लेकिन ये जो फोर्स होता है ये 0 पॉइंट, हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.00 समथिंग, 0 के बराबर होता है, इसलिए हमें ये दिखता नहीं है। अगर हम बहुत मासिव ऑब्जेक्ट पे बात करूं, जैसे मैं और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और मेरा बहुत कम है, तो इनमें मेरे को अट्रैक्शन फोर्स फील होता है। अगर मेरे को धक्का लगा दे तो मैं धरती पे गिरूंगा, ये मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है। जैसे इसको मैं उछाल दे रहा हूँ, ये नीचे आ रहा है अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है कि नहीं। लेकिन मेरे को इस बोर्ड के और मेरे बीच में कोई फोर्स फील नहीं हो रहा, क्योंकि 0 के अप्रोक्स आता है, इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहा था। ये ऑब्जेक्ट m1 है, ये ऑब्जेक्ट m2 है, ठीक है। हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, लाइट के लिए वैलिड F इजिकल टू एम, जिस ऑब्जेक्ट पे मास है उसके लिए वैलिड होती है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ छोटे लेवल पे, जिसका मास बहुत कम होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, माइक्रोस्कोपिक। इलेक्ट्रॉन लेवल पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते, उसके लिए क्वांटम फिजिक्स बनाई गई। वो किस लिए बनाई गई? यही तो बनाई गई, इसीलिए तो बनाई गई। अगर लाइट की बात करूं तो वो पार्टिकल नेचर की भी और वेव की भी। अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल है या जिसके अंदर मास है, अगर मैं बात करूं जब पार्टिकल है तो उसका मतलब मास है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, तो उस पे F इक्वल टू m लगना चाहिए। लेकिन छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल पे न्यूटन्स लॉ नहीं लगते, वहां पे ये थ्योरी फेल हो जाती है। इसीलिए क्या है क्वांटम फिजिक्स, जो तुम आगे पढ़ोगे। अगर मेरे को पढ़ाने का मौका मिला तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, वहां हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था, F इजिकल टू एम की बात कर रहा था। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास अपन न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ रहे थे, तो मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। इसका मास क्या है, m1, इसका मास क्या है, m2। क्या मैंने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स इन्हीं ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जिनमें क्या हो, मास। क्या इन दोनों में मास है? तो इनमें क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इनके बीच की दूरी क्या है, आप अगर मैं m1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछूं तो क्या डायरेक्शन होगी? अगर मैं m1 की ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन पूछूं तो मैं तुमसे क्या होगी, क्या ये डायरेक्शन होगी? मैंने क्या बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है कि रिपल्सिव? हमेशा अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्ट करता है। दूसरा, m2 ऑब्जेक्ट m1 को अपनी तरफ खींचेगा, m1 ऑब्जेक्ट m2 को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मैं बोर्ड को अपनी तरफ खींच रहा हूं, बोर्ड है वो मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन यहाँ पे फोर्स 0 के बराबर है तो ये दिख नहीं रहा, ये खिंच के नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है कि नहीं। अगर मैं इस पे फोर्स की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो वो फॉर्मूला जो आता है वो होता है G m1 m2 r²। भाई इस पे कितना फोर्स लग रहा है, m1 अपनी तरफ खींच रहा है, कितने बल से खींच रहा है, इतने बल से खींच रहा है। और जो ये m1 है ये m2 को खींच रहा है, कितने बल से खींच रहा है, नहीं, हाँ m2 है m1 को खींच रहा है, वो कितने से खींच रहा है, G m1 m2 अपॉन r²। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में आई ना। ये ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींच रहा है, कितने फोर्स से, इतने फोर्स से। ये ब्लॉक इसको अपनी तरफ खींच रहा है, कितने फोर्स से, इतने फोर्स से, ठीक है। हम न्यूटन किसकी बात कर रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं। इसने इस पे फोर्स लगाया, एक्शन किया, इसने इस पे फोर्स लगाया, रिएक्शन किया। इसने इसको अपनी तरफ खींचा, इसने इसको अपनी तरफ, एक्शन का क्या हुआ, रिएक्शन। और किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा अपोजिट। कभी भी तुमको न्यूटन थर्ड लॉ को देखना हो कि न्यूटन थर्ड लॉ को वैलिड कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो मैं तुमको 4 पॉइंट बताऊंगा। अगर तुम अपने दिमाग में वो 4 पॉइंट रखोगे और किसी भी 2 फोर्स को देखोगे तो तुम बता पाओगे कि वो एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं कि नहीं। तो मैं किसकी बात कर रहा था, न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहा था, ठीक है। देखो, ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ था, न्यूटन थर्ड लॉ था। तो इसमें 4 पॉइंट की बात कर रहा हूं। 4 पॉइंट कौन कौन से होने चाहिए। पहला पॉइंट,
जो भी फोर्स, एक ने एक्शन किया दूसरे का रिएक्शन हुआ, तो एक्शन हुआ तब भी कोई फोर्स लगा, रिएक्शन हुआ तो तब भी कोई फोर्स लगा। एक्शन और रिएक्शन तब भी फोर्स होंगे, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा उन फोर्स का वो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। ठीक है। दूसरी, जो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स बनेंगे वो कैसे होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तीसरा क्या होना चाहिए, जो एक्शन रिएक्शन जो फोर्स बन रहे हैं उनका नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नेचर शुड बी सेम या मस्ट बी सेम, शुड बी सेम। उनका नेचर कैसा होना चाहिए, एक्शन और रिएक्शन का सेम होना चाहिए। ठीक है। 3 बात होगी। चौथी बात क्या है कि जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स लगेंगे, एक्शन और रिएक्शन ये हमेशा कैसे लगने चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगने चाहिए। एक्शन और रिएक्शन फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स applied on applies on different object, applies on different object। किस पे लगने चाहिए, वो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगने चाहिए। तो मैंने क्या 4 पॉइंट बताए, अरे बताए कि नहीं बताए, क्या बताया, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा और ये चौथा। पहला पॉइंट क्या बताया कि जो मैग्नीट्यूड है एक्शन और रिएक्शन का कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। M2 पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, M1 की वजह से, तो क्या ये फोर्स लग रहा है ये मैग्नीट्यूड का, अच्छा M1 पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, M2 की वजह से, तो क्या इस मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल है। क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल है। तो हमारा यानी पहली बात है वो क्या है, सेटिस्फाई कर रही है, यानी न्यूटन थर्ड लॉ का पहला स्टेप है वो तो क्लियर हो रहा है। अब हम दूसरे स्टेप को देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट का क्या होगा सर, कौन से फर्स्ट पॉइंट का, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। तो मैग्नीट्यूड दोनों एक्शन और रिएक्शन का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगा तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा ना, नहीं होगा। अभी दिखाता हूं तुमको, अभी दिखाता हूं, जादू है, जादू देखते चले जाओ। क्या मैग्नीट्यूड सेम है दोनों फोर्स पे, बिल्कुल है। पहली बात, ये एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, इन दोनों पे क्या है, मान लो इस ऑब्जेक्ट ने इसको अपनी तरफ खींचा, इतने फोर्स से खींचा, तो इसने भी इसको अपनी तरफ खींचा, कितने से खींचा, इतने से। अरे आई कि नहीं आई, तो मैग्नीट्यूड क्या दोनों का सेम है, बिल्कुल है। इसने एक्शन किया तो इसने वापस क्या किया, रिएक्शन किया। फिर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, एक्शन एंड रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन। जो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन पे। इस M1 ने M2 पे फोर्स लगाया, इस मैग्नीट्यूड का लगाया, किधर लगाया, इधर लगाया। किस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन, इस दिशा में लगाया। इस M1 पे फोर्स लगा, M2 की सहायता से किधर लगा, इधर लगा। क्या दोनों जो फोर्स लगे अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल है, हमें दिख भी रहे हैं। और अर्थ ऐसे ही फोर्स लगाती है, इसका मतलब डायरेक्शन है वो भी क्या है, अपोजिट है। और हम फिर तीसरी की बात करते हैं। तीसरा क्या लिखा, नेचर शुड बी सेम। नेचर का मतलब जो फोर्स लग रहा है इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, उनका नेचर, ठीक है, उनका नेचर कैसा है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। M2 पे जो फोर्स लग रहा है M1 की वजह से इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट खींचता हुआ इधर जा रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है। ये कौन सा फोर्स है भाई, ग्रेविटेशनल। कौन सा फोर्स है ये, ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं है, बिल्कुल है। ऐसे ही M1 पे जो फोर्स लग रहा है, जो इसको इस M2 की तरफ खींच रहा है, वो भी कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल। क्या दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनका मतलब इनका नेचर कैसा है, सेम है। ऐसा तो नहीं है ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो। अगर ऐसा हो
तो हमारा ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बनाएगा। नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आगे एक्शन रिएक्शन फोर्स अप्लाई ऑन, क्या लिखा मैंने, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। क्या लिखा, एक्शन रिएक्शन फोर्स। मान लो M1 ने M2 पे एक्शन किया, यानी इसको अपनी तरफ खींचा, तो M2 ने इस पे क्या किया, रिएक्शन, इसको अपनी तरफ। M1 ने M2 पे फोर्स लगा, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, ये क्या बना मेरा, एक्शन। इसने जब इसको अपनी तरफ खींचा तो ये बोला, M2 बोला रुक तेरे को मैं बताता हूं, तो इसने भी अपनी तरफ इसको खींचने लग गया। तो इसने जब M2 ने M1 को अपनी तरफ खींचने लगा तो उसने क्या किया, रिएक्ट किया, तो उसको क्या बोला, रिएक्शन फोर्स। तो क्या एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, बिल्कुल एक्शन रिएक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। तो ये क्या बना हमारा, एक्शन रिएक्शन फोर्स बना। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बात कर ली थी। अब हमारे जो टॉपिक है उसी पे आ जाते हैं दोबारा से। हमारा टॉपिक क्या था, कॉन्टैक्ट फोर्स। हमारा टॉपिक क्या था, कॉन्टैक्ट फोर्स। हम किस पे आ जाते हैं दोबारा, कॉन्टैक्ट फोर्स। किस पे आ जाते हैं, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये पहले ही कह रहा है, जिनके बीच में क्या हो, अटैचमेंट हो, जो जुड़े हुए हो, जो टच कर रहे हो, एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या कर रही हो, टच कर। सर प्लीज फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, अब जब हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर मैं अभी फ्रिक्शन फोर्स लिख दूंगा, ठीक है, तो कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगी। तो ये पॉइंट आप जब मैं फ्रिक्शन फोर्स बताऊं, जब मेरे को आप इसके बारे में चर्चा करना, ठीक है, जब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि अभी मैं लिख दूंगा फ्रिक्शन फोर्स तो कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगी, तो हमको हर बच्चे को साथ लेके चलना है, ठीक है। हाँ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। कॉन्टैक्ट का मतलब दो के बीच में टच, जैसे ये मेरा हाथ, ये टच कर रहे हैं, क्या ये टच कर रहे हैं, टच करना चाहिए। दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करनी चाहिए, टच करने चाहिए। यदि कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में टच कर रहे हैं तो उनके बीच में कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। यदि कोई दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, हिंदी में लिख सकते हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, दो हो चाहे तीन हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट यदि टच कर रहे हैं, यदि टच कर रहे हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। उनके बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट यदि टच करे तो, ठीक है। हिंदी में इसलिए लगता हूं ताकि दिमाग में चीजें बैठे, ठीक है कि नहीं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मैंने बताया था कॉन्टैक्ट फोर्स कितने प्रकार के बताए थे, मैंने लिखे भी थे। एक तो बताया था नॉर्मल, ठीक है। दूसरा बताया था मैंने, क्या बताया था, टेंशन। अरे लेने वाली टेंशन नहीं है जो तुम दिमाग पे लेते हो रोज, इतना लोड भर रखा है दिमाग पे, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। नॉर्मल, टेंशन, और तीसरा हमारा फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ेंगे हम, नॉर्मल फोर्स। हम अभी क्या पढ़ेंगे, हमारा नॉर्मल फोर्स। तो हम अभी नॉर्मल फोर्स समझने की कोशिश करते हैं। क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे हम, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स है क्या, तो मैंने क्या कहा था कि कभी भी मैं फोर्स की बात करूं तो तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हमें दो चीजें बता दो एनएलएम में, क्या क्या, हमें दो चीजें बता दो, एक तो मैग्नीट्यूड बता दो और दूसरा डायरेक्शन बता दो। हमारा भी दिमाग मत खराब करो और खुद का भी मत करो, ये बताओ बस जल्दी से, यही बात है। मैग्नीट्यूड तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में निकालना सीखेंगे कि भाई कितने मैग्नीट्यूड का ये फोर्स होगा। दूसरा किस डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, ये हम एक स्पेसिफाई करेंगे, एक रूल बनाएंगे, उस रूल के अकॉर्डिंग ही ये डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा, ठीक है। अब जो ये नॉर्मल फोर्स है, समझो, अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं चित्र बनाकर, कि मेरे पास एक टेबल है, सबके घर में टेबल है। अगर किसी के घर में टेबल नहीं है
तो पड़ोस के घर में जाके देख ले, ठीक है। उस पे एक ब्लॉक रखा है, उस पे क्या रखा है, उस पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास कितना है, m। अब मेरे को एक बात बताओ, ये टेबल है, ये टेबल किस पे रखी हुई है, ये टेबल किस पे रखी हुई है, अर्थ पे। क्या ये टेबल अर्थ पे रखी हुई है, बिल्कुल रखी हुई है। अब इस ब्लॉक में भी मास है और अर्थ में भी मास है, तो क्या ये ब्लॉक अर्थ, क्या ये जो अर्थ है, वैसे तो टेबल में भी मास होता है, तो टेबल में भी मास होता है, टेबल और ब्लॉक के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन वो 0 के बराबर होता है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। मैंने बताया था क्योंकि इनका इतना मास होता नहीं है, इसलिए हम कंसीडर नहीं करते। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उन्हीं ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा जिनमें मास हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, आई के लिए। अब अर्थ पे रखा हुआ है, ये किस पे रखा हुआ है, अर्थ पे, अर्थ पे रखा हुआ है। यदि ये अर्थ पे रखा हुआ है तो धरती माता क्या करेगी, धरती माता क्या करेगी, धरती माता इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी। कितने फोर्स से खींचेगी, mg। अरे क्या धरती माता इसको अपनी तरफ खींचेगी कि नहीं खींचेगी, बिल्कुल। जैसे हमारी माता हमको अपने से दूर नहीं देने, हमसे अपने से दूर नहीं जाने देती, वैसे ही धरती माता किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने से दूर नहीं जाने देती। तो धरती माता क्या करेगी, हमेशा इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी। अगर मान लो इस ऑब्जेक्ट पे केवल इकलौता यही फोर्स लग रहा हो तो क्या होगा, अगर इकलौता यही फोर्स लग रहा हो तो इस टूल को तोड़ देगा, धरती पे गिर जाएगा, धरती में गड्ढा कर देगा, वो और नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है, क्या हमें ऐसा दिख रहा है, जैसे ये पेन मैंने मेरे हाथ पे रख दिया, क्या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, बिल्कुल लग रहा है। अगर केवल mg फोर्स लग रहा है तो हाथ को तोड़ के नीचे गिर जाना चाहिए, फिर धरती में घट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस पे कुछ ना कुछ और फोर्स लग रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा है। वो फोर्स क्या है, नॉर्मल। वो फोर्स क्या है, नॉर्मल। अब समझो ये नॉर्मल मैंने इस डायरेक्शन में क्यों बनाया, अब ये समझने वाली बात है। अभी मैं इन डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता हूँ। कभी भी ऑब्जेक्ट में अगर नॉर्मल फोर्स बनाना हो तो मैं एक रूल बताऊंगा, उस रूल के अकॉर्डिंग आप नॉर्मल फोर्स को ड्रा करो, कभी भी आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। जैसे अब डायरेक्शन की बात करूं नॉर्मल फोर्स के लिए, नॉर्मल फोर्स के लिए डायरेक्शन की बात करूं तो मैं नॉर्मल फोर्स के डायरेक्शन में 2 पॉइंट याद रखना। नंबर 1, क्या जो नॉर्मल फोर्स लगता है, नॉर्मल फोर्स डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स डायरेक्शन always perpendicular to the, always normal force direction always perpendicular to the contact surface, contact surface। मैंने क्या कहा, नॉर्मल फोर्स डायरेक्शन, जो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन है ये हमेशा किस दिशा में लगेगी, हमेशा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस टेबल के और बीच में ये कॉन्टैक्ट है, यही पॉइंट कॉन्टैक्ट है ना इनके ऑब्जेक्ट में, इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगनी चाहिए। इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये डायरेक्शन भी बन रही है और एक डायरेक्शन ये भी बन रही है। तो आपने अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने तो ये लिख दिया, ये इसी डायरेक्शन में भी तो नॉर्मल लग सकता है, इसमें भी नॉर्मल लग सकता है। अगर मैं आधी डेफिनेशन की बात करूं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये एक दूसरे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो नॉर्मल फोर्स हो गया तो ऊपर या फिर नीचे। दूसरी ये अधूरी बात, अब इसको कंप्लीट करते हैं। ये कैसे लगेगा, इट ट्राइज टू कंप्रेस द ऑब्जेक्ट, टू कंप्रेस द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को क्या करने की कोशिश करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। ये ऑब्जेक्ट को क्या करने की कोशिश करेगा, कंप्रेस। पहली बात कि जो नॉर्मल फोर्स है वो कैसे लगेगा, मैंने क्या बोला, जो नॉर्मल फोर्स है वो कैसे लगेगा, वो हमेशा जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये रहा और ये रहा। फिर मैंने क्या कहा, ये कैसे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को ये कंप्रेस करेगा। तो मेरे को बताओ, तो ये ऑब्जेक्ट को कंप्रेस, ऊपर की तरफ इसको धक्का लगाऊं तभी ऑब्जेक्ट कंप्रेस होगा, या नीचे की तरफ इसको खींचूं? अगर इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचूंगा, mg फोर्स भी नीचे लग रहा है, दूसरा फोर्स भी नीचे, तो ये एक्सपेंशन होएगा। अरे आई के नहीं आई, जैसे मैं हूं, मेरे को ऊपर से खींचा जाए और मेरे को ऊपर से खींचा जाए, ठीक है। अगर एक लोता फोर्स हो तो मैं ऊपर की तरफ एक्सपेंशन आएगा। मान लो मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरे पे धरती माता ने फोर्स किधर लगाया, नीचे।
अगर मान लो नॉर्मल भी नीचे लग रहा हो तो दोनों फोर्स एक ही दिशा में है, तो मेरे को क्या करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे, एक्सपेंशन आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, क्या आना चाहिए उनमें, कंप्रेशन। कंप्रेशन कैसे आएगा, जैसे ही ये कॉन्टैक्ट है, ये मेरे ऊपर की तरफ फोर्स लगा है, इस दिशा में जब फोर्स लगेगा तो क्या आएगा, कंप्रेशन। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या बनी, नॉर्मल। क्या हम नॉर्मल की डायरेक्शन निकालना सीख पाए? ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स का गुड़िया का क्वेश्चन है कि नॉर्मल फोर्स फिर से बताओ, ठीक है। हाँ, तो मैंने बताया कि कांटेक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जिनके बीच में अगर कोई कांटेक्ट हो या टच कर रहे हो, टच करने की वजह से जो फोर्स आता है उस फोर्स को बोला गया नॉर्मल फोर्स, ठीक है। टच करने की वजह, वैसे तो टच करने की वजह से 3 बता दिए गए, एक तो टेंशन, एक नॉर्मल और एक फ्रिक्शन, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू में निकाल लेंगे, हमें मेन दिक्कत आती है बच्चों को डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं निकाल पाते कि हम नॉर्मल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएं तो किस डायरेक्शन में लगाएं, ठीक है। हाँ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल फोर्स की। मेरा वेट आर वेट है, जो वेट बोलता हूं ये क्या है, नॉर्मल फोर्स है। जो वेइंग मशीन है वो कैलकुलेट करती क्या है, नॉर्मल ही तो कैलकुलेट करती है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने क्या डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैं फिर से इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूं। मैं एक नेक्स्ट पेज पे तुमको बताने की कोशिश करता हूं कि मैंने क्या कहा कि मैंने ये ग्राउंड ले लिया, ठीक है। ये ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब ये अर्थ सरफेस, ये क्या है मेरा अर्थ सरफेस, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अर्थ सरफेस पे मैंने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास क्या है, कैपिटल है, जिसका मास क्या है, कैपिटल है। अब प्रश्न आता है, ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि धरती माता इस पे फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, कितना लगाएगी इस पे, कितना लगाएगी इस पे, कैपिटल M इंटू जी, हमेशा धरती माता इसको हमेशा अपनी तरफ खींचेगी, बिल्कुल खींचेगी। अब दूसरी बात सोचने वाली बात है कि हम नॉर्मल फोर्स किस दिशा में लगाएं, हमें नॉर्मल फोर्स लगाना है क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या टच कर रही है ऑब्जेक्ट, क्या ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में अटैचमेंट है, क्या टच कर रही है, बिल्कुल टच करती है, तो नॉर्मल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो ग्राउंड पे ना होके, ये मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड पे ना होके आसमान में है, आसमान में है, तो इस पे एक ही फोर्स लगेगा mg, कोई नॉर्मल नहीं है, केवल mg से नीचे गिर जाएगी। लेकिन क्या ये टच कर रही है तो इस पे नॉर्मल लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर बताओ नॉर्मल कैसे लगाएं, डायरेक्शन हमेशा जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है, जो कॉन्टेक्ट सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, बिल्कुल है, तो नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, या तो ऐसे लगेगा नॉर्मल, परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो यही होगी ना कॉन्टेक्ट की, या फिर ऐसे लगेगा, इन 2 डायरेक्शन में ही लग सकता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये बात तो समझ में आ गई, किस तरीके से लगेगी, वो ऑब्जेक्ट को क्या करने की कोशिश करेगी, कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, ऑब्जेक्ट को क्या करने की कोशिश करेगी भाई, कंप्रेस। तो ये ऑब्जेक्ट अगर नॉर्मल फोर्स भी इधर लगा दूं, mg भी इधर लगा दूं, तो जो ऑब्जेक्ट है इसमें कंप्रेशन आएगा कि एक्सपेंशन आएगा, नीचे से खींच रहा है तो एक्सपेंशन आएगा, अगर मैं ऊपर की तरफ लगाऊं तो इसमें क्या आएगा, कंप्रेस, तो इसमें क्या आएगा, कंप्रेस। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है, ये जो डायरेक्शन है नॉर्मल फोर्स, ये नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, नीचे लगेगा, नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। अब एक बात देखो, क्या ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, नहीं, ये तो ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, क्या उतना ही ऊपर लग रहा है, बिल्कुल। जैसे मैं खड़ा हूं, मैंने दोनों हाथ फैला दिए, एक आदमी इस हाथ को पकड़ के खींच रहा है, दूसरा इस हाथ को पकड़ के खींच रहा है, अगर दोनों बराबर फोर्स से खींचे क्या मैं खींच पाऊंगा, नहीं। अगर ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो मेरा हाथ जरूर उखड़ जाएंगे, लेकिन मैं खींच नहीं पाऊंगा। मान लो एक पहलवान है, एक कमजोर है, तो ये पहलवान आदमी है, ये खींच रहा है, तो मैं इधर खींचूंगा, ज्यादा फोर्स है, कमजोर है तो ये रोक ही नहीं पाएगा। अगर दोनों ही बराबर के टक्कर के हैं तो मेरे को हिलने नहीं देंगे। तो यही बात होगी, जितना फोर्स, क्या ये ऑब्जेक्ट तुमको, जैसे तुम खड़े हुए जगह पे, क्या तुम ऊपर जा रहे हो, नहीं, उड़ रहे हो आसमान में, नहीं। क्या शक्तिमान की ताकत है, नहीं है। क्या तुम नीचे जा रहे हो, वहां भी नहीं जा रहे। इसका मतलब क्या हुआ, धरती माता ने जो फोर्स लगाया वो नीचे लगा, और जो सरफेस ने तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लगाया वो ऊपर लगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्मल
जो फोर्स है वो कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है, mg का। कितने का लग रहा है वो, mg का। कितने का लग रहा है, mg। क्या मैं नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल पाया, बिल्कुल निकाल पाया। क्या मैं नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन समझा पाया, मैं बिल्कुल समझ पाया। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स था। अब हम थोड़ी सी और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, साथ के साथ हम एग्जांपल करते चले जाएंगे धीरे धीरे। हम पहले नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन लगानी सीखते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको कैपेबल करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने में। ठीक है, ये एक इंक्लाइन सरफेस है। इंक्लाइन सरफेस जैसे स्लोप देखा होगा आपने, घर पे भी आप स्लोप बनाते हो, उसी प्रकार का ये स्लोप है जो आप घर के बाहर नहीं बनाते, तो गेट के लिए, गाड़ी के लिए। ठीक है, ये हमारा इंक्लाइन सरफेस है, किसी थीटा पे इंक्लाइन है। इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस पे क्या रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, कैपिटल है, बिल्कुल है। तो मेरे को एक बात बताओ, जिस ऑब्जेक्ट पे मास हो, क्या धरती उस पे फोर्स लगाती है? लगाती है। किधर लगाती है, नीचे। कितना, mg। ये तो बिना देख के लगाना पड़ेगा। धरती माता हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। आई के नहीं आई बात समझ में, बिल्कुल आई। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे तो नहीं आ रही सीधी नीचे, इसका मतलब क्या है? ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है, इसका मतलब क्या है? ये नीचे नहीं आ रही, तो इसका मतलब इस पे कोई और फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? अब वो फोर्स क्या है, नॉर्मल, क्योंकि टच कर रहे हैं। तो नॉर्मल की डायरेक्शन क्या बताई थी मैंने हमेशा? मैंने पहले क्या बताई थी नॉर्मल की डायरेक्शन? देखो मैंने क्या लिखवाई थी कि वो हमेशा जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अरे यही बोला ना, ये कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है मेरे पास, कॉन्टैक्ट सरफेस यही है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल की डायरेक्शन या तो ये होगी नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन, या फिर ये होगी। यही है कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। फिर मैंने क्या बोला था दो डेफिनेशन में, उससे पहले क्या लगाया था, ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, कंप्रेस करना चाहेगी। तो ये ऑब्जेक्ट को कैसे कंप्रेस करेगी भाई? अगर ये नीचे फोर्स लगाई तो कंप्रेशन थोड़ी ना होगा, एक्सपेंशन ही होगा। तो ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है भाई, ऊपर की तरफ लग रहा है। इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये बात समझ में आ गई, क्या हम नॉर्मल लगा पाए? बिल्कुल लगा पाए। ये अभी नॉर्मल फोर्स लगाना ही सिखा रहा हूं, अभी इसको कैलकुलेट नहीं करा रहा। थोड़ी सी देर आप वेट करो, फिर हम ठीक है। ये हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में कुछ हल्की हल्की बातें सीखी। अब अपन किसकी बात करते हैं, टेंशन की। दूसरा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसकी बात हम करते हैं। हम किसकी बात करेंगे, हम टेंशन। टेंशन, टेंशन, ठीक है। ये वो वाली टेंशन नहीं है जो तुम दिमाग पे लेते हो, ठीक है। ये टेंशन है स्ट्रिंग की, रस्सी की। टेंशन के हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रिंग, रस्सी जो हमारे घरों में है, ठीक है। अच्छा, अब टेंशन क्या है हमारा, टेंशन क्या है हमारा, क्या टेंशन हमारा फोर्स है? बिल्कुल है। टेंशन हमारा क्या है, फोर्स है। तो वही वाली बात होगी, मैंने कहा था कि मैं कभी भी फोर्स की बात करूं, मैं कभी भी फोर्स की बात करूं तो मैं, तुम्हारा क्वेश्चन क्या आना चाहिए सर, दो चीजें, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। बात खत्म करो। मैग्नीट्यूड तो मैं क्या कर लूंगा, इसमें कैलकुलेट कर लूंगा। दूसरा डायरेक्शन लगानी हम इसकी सीखते हैं। हम इसकी डायरेक्शन लगानी क्या करते हैं, हम इसकी सीखते हैं। तो हम डायरेक्शन कैसे लगाएंगे टेंशन के अंदर, ठीक है। अब मैं ये जो टेंशन फोर्स है ये किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग के बारे में, जो रस्सी है वो। अच्छा, रस्सी हमारी कैसी है, मासलेस मान के चल रहा हूँ मैं। रस्सी कैसी, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, 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 ठीक है। रस्सी कैसी है हमारी, इनएक्सटेंसिबल। समझो ये कैसे लगे। डायरेक्शन के अंदर फिर से दो पॉइंट याद रखो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लगेगा, जो टेंशन फोर्स डायरेक्शन है, टेंशन फोर्स डायरेक्शन always along the string, always along the string। रस्सी के अलोंग ही हमेशा ये फोर्स लगेगा। रस्सी में जो फोर्स आएगा वो किसके अलोंग लगेगा, रस्सी के अलोंग। दूसरा पॉइंट क्या करेगा, it tries to
इट ट्राइज टू कंप्रेस या इट ट्राइज टू रिड्यूस इट्स लेंथ, कंप्रेस की जगह रिड्यूस लिखते हैं, इट ट्राइज टू रिड्यूस इट्स लेंथ, अपनी लंबाई को वो छोटी करने चाहेगा, किसकी, रस्सी की, रस्सी जो अपनी लंबाई उसको क्या करना चाहेगा, वो छोटी करना चाहेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग की बात कर रहा था। अब समझो कैसे लगाएंगे हम। ये एक क्या है, एक दीवार है, दीवार पे मैंने क्या लटका दिया, एक बॉब लटका दिया जिसका मास कितना है, m है। एक ऑब्जेक्ट लटका दिया ऐसे समझो जिसका मास क्या है, m। अब ये लटका हुआ है। अब सोचने वाली बात है, मेरे को एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है धरती माता किधर फोर्स लगाएगी, हम डायरेक्शन लगानी सीख रहे हैं कि टेंशन कौन की डायरेक्शन में, धरती माता किधर फोर्स लगाएगी, नीचे की तरफ, धरती माता तो हमेशा नीचे की तरफ लगाएगी। फिर जो इसमें टेंशन, अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये ब्लॉक है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये और रस्सी के बीच में कांटेक्ट है, ये पॉइंट बिल्कुल है, क्या तुम्हें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है? अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसका मतलब इनमें क्या आएगा, कांटेक्ट फोर्स। ये कांटेक्ट फोर्स कैसा होगा रस्सी के, अगर रस्सी होगी तो कैसा होगा वो फोर्स, टेंशन होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में होता तो वो कैसा होता, नॉर्मल होता। ठीक है, अगर सल्फिक्स की वजह से। अब जो ये टेंशन फोर्स लगेगा ये किधर लगेगा, मैंने क्या सिखाया था कि टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, बिल्कुल। अब जो ये फोर्स है, टेंशन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी या तो वो ऐसे होगी इस पॉइंट पे, या फिर कैसे होगी, इसके अपोजिट, अलोंग द स्ट्रिंग का तो मतलब यही हुआ, या तो फिर ये ऐसे लगेगी या फिर जस्ट इसके अपोजिट लगेगी, ऐसे। या तो इस रस्सी, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है, या तो नीचे की तरफ लगेगा या फिर ऊपर की तरफ लगेगा। अब जो सेकंड पॉइंट था वो क्या कहता है, हमारा जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि अलोंग द स्ट्रिंग तो लगेगी, लेकिन ये क्या करेगा, अपनी लेंथ को रिड्यूस करेगा। तो ये अपनी लेंथ को कैसे घटाएगा भाई, सोचने वाली बात है। अगर ये फोर्स मान लो नीचे की तरफ लगता, मान लो ये फोर्स किधर लगता, नीचे की तरफ, तो क्या इस रस्सी की लेंथ बढ़ती की घटती, घटती। इस रस्सी की लेंथ बढ़ती की घटती, बढ़ती। लेकिन उसको हमको करना क्या, अगर ये फोर्स मान लो इस पॉइंट पे स्ट्रिंग में जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लगता तो इस रस्सी की लंबाई बढ़ती, जो ये है नहीं। तो हमको क्या करना है, रस्सी की लंबाई घटानी है। रस्सी की लंबाई घटानी है तो किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर। किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, ऊपर। किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, किधर फोर्स लगाना पड़ेगा, ये बॉब है जिसका मास m है, ये mg नीचे लगा और इसकी अपनी क्या करेगा, ये लेंथ को रिड्यूस करने के लिए इधर फोर्स लगाएगा। अरे लगाएगा कि नहीं लगाएगा। अब देखो ये स्ट्रिंग यहां से भी अटैच है, यहां से भी अटैच है। अब जहां जहां से स्ट्रिंग अटैच होगी वहां टेंशन क्रिएट होगी, तो इस पॉइंट पे भी टेंशन क्रिएट होगी। अब इस पॉइंट पे जो टेंशन क्रिएट होगी वो अलोंग द स्ट्रिंग ही होगी, स्ट्रिंग के अलोंग ही लगेगी। किस डायरेक्शन में लगेगी, ऊपर की नीचे, नीचे की डायरेक्शन। अगर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा टेंशन का, तभी तो क्या होगा, तभी तो क्या इस रस्सी की लंबाई घटेगी। हाँ, तभी इस रस्सी की लंबाई क्या करेगी, घटेगी। क्या ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है, क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो तो हमने स्ट्रिंग का लगाना सीख लिया। इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग में जो फोर्स है वो T है, इसी पॉइंट पे वो है वो भी T है, क्योंकि स्ट्रिंग मैंने कैसी ले रखी है, मासलेस, इसलिए यहाँ पर सेम टेंशन क्रिएट हो रहा है। अगर स्ट्रिंग में मास होती, रस्सी में कुछ मास होता तो सेम टेंशन क्रिएट नहीं होती। ठीक है ना, जो ये टेंशन है, ये फोर्स है हमारा, जो तुम दिमाग में लेते हो वो टेंशन नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, इसको अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा अब तुम्हें एक और बात सिखाता हूं हम कैसे डायरेक्शन बनाएंगे। ये क्या है, अर्थ है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, ये एक और ब्लॉक है जिसका मास क्या है, m2 है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये ब्लॉक इधर फोर्स लग रहा है, इस पे F फोर्स लग रहा है, तो ये ब्लॉक इधर ही मूव करेगा। क्या ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, मान लो ये एक्सेलरेशन से चल रहा है। अब तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग जो अटैच है, इसको भी अटैच करो भाई। हाँ, इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग अटैच है, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट m1 इधर जाएगा,
जाएगा कि नहीं? इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो इस डायरेक्शन में आएगा कि इस डायरेक्शन में आएगा? अगर टेंशन इस पॉइंट पे M2 वाले पे, जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको A बोल दिया, A पॉइंट की बात कर रहा हूं। A पॉइंट पे टेंशन अगर इधर लगेगी तो रस्सी की लंबाई बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। लेकिन हमें क्या करना है? टेंशन कैसे लगता है? अपनी रस्सी की लंबाई को घटाना चाहता है, तो किधर लगेगा? इधर। अरे आए कि नहीं? अगर टेंशन इधर लगेगा तभी तो इसकी क्या करेगी? लंबाई घटेगी। ये पॉइंट क्या मान रखा है मैंने? B। अगर मैं इसमें पूछूं, इस पॉइंट पे पूछूं, तो किधर फोर्स लगेगा? ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, अगर टेंशन इधर लगेगा तो जो रस्सी है उसकी लंबाई घटेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी। अगर इधर लगेगा तो उसकी लंबाई घटेगी। वो अपनी लंबाई को क्या करना चाहता है? घटाना चाहता है। तो ये भी क्या लग गया? टेंशन फोर्स लग गया। ये हमारे कुछ फोर्स लगाने के नियम हैं। हमें कभी भी फोर्स लगाने हैं तो इन्हीं नियम को फॉलो करना है। अगर तुम इन नियम को छोड़ोगे तो तुम क्वेश्चन भी गलत करोगे। समझ में आई? धरती कभी भी अपना नियम नहीं तोड़ती। आदमी अपना नियम तोड़ सकता है, लेकिन पृथ्वी जो नेचर है वो अपना कानून कभी भी नहीं तोड़ती, जिसपे ये डटी हुई है, खड़ी हुई है। तो हमने दो चीजें पढ़ी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक स्पेशल इसका पूरा चैप्टर है, ठीक है, वो हम बाद में इस पे चर्चा करेंगे। अब हम इस पे कुछ सिंपल बातें हम आगे अब करना सीखते हैं। तो अब हम कुछ सिंपल से हल्के फुल्के सिंपल क्वेश्चन करना चाहेंगे, ठीक है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन से फिर थोड़ा मुश्किल। देखो मान लो, ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है, ये क्वेश्चन हर बार कर पाएगा, ठीक है। इसका मास कितना है? मान लो 2 kg है। इस पे फोर्स कितना लग रहा है? इस पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है इस पे? 40 न्यूटन का। क्वेश्चन है फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या निकालो? एक्सेलरेशन। कितना आसान और सिंपल और सरल। जल्दी से करो, जल्दी से। अच्छा, इस पे कितना फोर्स लग रहा है? F। फोर्स किसके बराबर होता है? मैंने क्या बताया था? मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन का। अच्छा, मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का? 2। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। अगर मैं A की बात करूं, A क्या आ जाएगा? 40/2 कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया? ये ऑब्जेक्ट इधर ही जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड ये स्क्वायर है भाई, ठीक है ना, पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अपन एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, कि एक ये ब्लॉक है। अब हम थोड़ा सिंपल क्वेश्चन से थोड़ा मुश्किल की, ठीक है। अब हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल, ये ब्लॉक है जिसका मास कितना है? इसका मास कितना है? 20 किलोग्राम, ठीक है। कितना मास है इस पे? 20 किलोग्राम। अच्छा, इस पे फोर्स लग रहा है, मान लो कितना लग रहा है इस पे? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। कितने एंगल पे लग रहा है ये जो एंगल है, ये एंगल कितने एंगल पे लग रहा है? ये थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। फाइंड आउट, क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या आ गया? फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। नॉर्मल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो कितना होगा? ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एंगल कितना है? 37 डिग्री का। एंगल कितना है? 37 डिग्री का। देखो भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, अब कभी भी तुम, अच्छा, इसको सॉल्यूशन करने से पहले तुमको एक चीज और बता देता हूं मैं।
फ्री बॉडी डायग्राम, FBD, ये है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं? FBD। कभी भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल करो, कभी भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल करो तो तुम्हें क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम का क्या मतलब है? हमें फ्री बॉडी डायग्राम की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जिस ऑब्जेक्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उस पे सारे के सारे फोर्स लगा दो। जिस ऑब्जेक्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको एरो की सहायता से दिखा दो, उनको एरो की सहायता से दिखा दो। ये इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम समझने की कोशिश करो, कैसे कि हमने पिछला एग्जांपल लिया, ये हमने क्वेश्चन लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा कि 20 kg का ब्लॉक है, उसकी क्या एक्सेलरेशन है। दूसरा क्या पूछा, जो ये अर्थ है इस पे कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहे। क्या हमने इक्वेशन पुट अप किए? बिल्कुल किए। तो मैंने क्या कहा कि जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन को करो तो उसका क्या ड्रा करो? फ्री बॉडी डायग्राम। उसका क्या ड्रा करो? फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन करने से पहले उसका क्या ड्रा करो? फ्री बॉडी डायग्राम। क्वेश्चन करने से पहले ये ड्रा करो, ठीक है, करने से पहले। अरे आई कि नहीं आई? अरे समझ में आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही? तो देखो अब हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो हम इसका क्या करें? सॉल्यूशन करना है उसका। तो हम क्या करेंगे? उस क्वेश्चन का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन दे रखा था वो था, ये 20 kg का ब्लॉक था, ठीक है। इस पे फोर्स लग रहा था, कितना लग रहा था? 20 न्यूटन का लग रहा था 37 डिग्री पे 20 न्यूटन का, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने से पहले क्या करो, जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को लिख दो। कितने का ब्लॉक है ये? 20 किलोग्राम का, एज इट इज बना दो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। इसका क्या सिखा रहा हूँ मैं? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। अच्छा, जो 20 किलोग्राम है, धरती माता क्या इसको अपनी तरफ खींचेगी? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो कितना फोर्स लगाएगी? 20 जी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने एक फोर्स बना दिया, किसकी सहायता से दिखाया? एरो की सहायता से। मैंने क्या कहा था कि जिस भी ऑब्जेक्ट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको मैं क्या करूं? जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको क्या करूं? मैं दिखा दूं। उनको क्या करूं? मैं एरो की सहायता से दिखा दूं। तो मैंने क्या किया? 20 mg फोर्स नीचे लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था। एक फोर्स इधर लग रहा है, मैंने ये भी दिखा दिया। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। कितने एंगल पे लग रहा है भाई? कितने एंगल पे लग रहा है ये? 37। तो क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया? बिल्कुल बन गया। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो ये क्या बन गया है? क्या बन गया है? इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, मैंने दोनों के दोनों फोर्स क्या कर दिए? दिखा दिए। एक 20 जी का फोर्स लग रहा है नीचे, वो दिखा दिया। दूसरा इधर लग रहा था, वो जितने भी फोर्स लग रहे हैं जिस डायरेक्शन में लग रहे हैं एरो की सहायता से उसी डायरेक्शन में फोर्स को क्या कर दो? दिखा दो, ठीक है। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कितना डिग्री एंगल है? 37। ये कितना डिग्री एंगल है? 37। तो मेरे को एक बात बताओ,
जो ये 37 जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर ले आऊंगा, इधर एक कंपोनेंट, ठीक है। 20 का तो कितना आ जाएगा, 20 जो एंगल जिस एक्सिस के साथ ले रहा हूं उसके साथ क्या आ जाएगा, साइन की कोस, कोस 20 कोस 37, और एक किधर लग जाएगा, ऊपर 20 साइन 37, ठीक है। कितना, 20 साइन 37, ठीक है। अब जो ये 20 न्यूटन का जो इस तरफ का जो फोर्स था उसके मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक इधर और एक इधर, ठीक है। एक 20 न्यूटन फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक तो इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। अब देखने वाली बात है कि जो ये ब्लॉक है क्या ये, अच्छा अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, एक ये जो वैल्यू है ये याद कर लो, ये बहुत काम की है। साइन 37 3/5, कोस 37 4/5, ठीक है। एक और आती है साइन 53, ये 4/5 बन जाता है, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू याद कर लो। ये क्या है, कोस 20 कोस 37, कोस 37 की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू में ये कितना है 4/5, कितना कट गया, ये कट गया, कितना बच गया 16 न्यूटन, कितना बचा ये 16। अगर मैं इसकी बात करूं तो 20, ये कितना है साइन 37, साइन 37 की वैल्यू कितनी है 3/5, ये 5 से 5 कट गया, कितना है 12 न्यूटन। अच्छा अब देखने वाली बात है, अब जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना है 200 न्यूटन का। जी की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 10 ले ली, वैसे जी की वैल्यू 9.8 होती है लेकिन मैंने 10 मान लिया, ठीक है। तो ठीक है, तो नीचे कितना फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये, अगर मैं इस कंपोनेंट में देखूं तो क्या मैंने ये सारे फोर्स दिखाए, नहीं। अभी ध्यान दो, धरती माता ने एक नीचे फोर्स लगाया वो तो मैंने लिख दिया mg, और एक 20 न्यूटन का लग रहा है ये भी लिख दिया, लेकिन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऊपर एक और फोर्स लग रहा है भाई, नॉर्मल फोर्स, जो तुम भी भूल गए और मैं भी भूल गया। मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम्हारे ध्यान है कि नहीं, ठीक है, आई कि नहीं आई। अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ कि जो 200 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो 12 न्यूटन का ये वाला, और एक नॉर्मल। क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हवा में उड़ सकती है, नहीं। क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे धरती में जा सकती है, नहीं। तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा सकती है, नहीं जा सकती। इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स क्या लगेगा नीचे। अरे आई के नहीं आई, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है अगर मैं देखूं तो 12 न्यूटन ये और नॉर्मल फोर्स ये, तो 12 न्यूटन प्लस में नॉर्मल फोर्स कितने के बराबर लगाए 200 न्यूटन के, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं चल सकती, नहीं हिल डुल सकती। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में इस डायरेक्शन में केवल यही फोर्स लग रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में केवल यही फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, कितना लग रहा है 16। क्या इस दिशा में कोई फोर्स लग रहा है, इस दिशा में कोई फोर्स नहीं है, इस दिशा में 16 न्यूटन। क्या तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगी तो जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे 16 इंटू ऑब्जेक्ट का मास कितना है 20, 16 बराबर 20 इंटू में a, ठीक है। 16 बराबर 20 इंटू में a। तो मैंने क्या लिखा, पीछे ध्यान दो, मैंने दो इक्वेशन बनाई, कौन कौन सी बनाई मैंने इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन बनी और एक ये इक्वेशन बनी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा मैं सोल्व करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा मैं सोल्व करूंगा। अब ध्यान देना, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने क्या लिखा था, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी 12 प्लस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 200, 12 प्लस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 200। यहां से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आई 200,
-12, अगर मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 8, 1 9 8 बचेगा। दो सौ माइनस 12, 8 8 1 188 बचेगा। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 188। ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है। अच्छा, फिर हमारी दूसरी इक्वेशन क्या थी, 16 इज इक्वल टू 20 इंटू में ए। तो यहां से ए की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी, 16/20। ठीक है, 500 का 20, 4 पंजू 20, 4 चौक 16, 4/5। ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल पाया, बिल्कुल निकाल पाया। क्या मैं नॉर्मल फोर्स भी निकाल पाया, बिल्कुल निकाल पाया। अगर मैं बात करूं उस ऑब्जेक्ट की, तो मैंने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था ये 20 का, ठीक है। इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा था, 200 न्यूटन। ऊपर की तरफ इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, नॉर्मल फोर्स, और दूसरा क्या लग रहा था, 16 न्यूटन का। 16 था, कितना था, 12 था, 12 न्यूटन का कंपोनेंट लिया था। एक कंपोनेंट इधर तोड़ा था, वो कितने का था, 16 का, 16 न्यूटन का। तो ये ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से चल रही है, अगर मैं बात करूं, इधर मूव कर रही है। कितने एक्सेलरेशन से, अभी हमने वैल्यू निकाली थी, 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ब्लॉक किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। अरे आई के नहीं आई। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, नॉर्मल फोर्स हमने निकालना सीखा और कुछ एक्सेलरेशन निकालनी सीखे। हम धीरे धीरे थोड़े थोड़े हम बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चन को करते चले जाएंगे। अब हमारा एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे। कितने एंगल पे, 37 पे। कितना वेट है इसका, 20 kg। कितना वेट है इसका, 20 kg। फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg block and normal force between block and inclined plane and normal force किसके बीच में, between block and inclined plane, between block and इंक्लाइन प्लेन। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, अब ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल ही तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे, इसकी सहायता से ही हम अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। अच्छा, अब मेरे को एक बात देखो, अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या करो, ऑब्जेक्ट पे क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। ये मेरा क्या है, 20, कितना वेट है इसका, 20 किलोग्राम। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, इस पे धरती माता कितना फोर्स लगाएगी, नीचे लगाएगी कि नहीं लगाएगी, कितना लगाएगी, 20 जी। अरे आई के नहीं आई, बिल्कुल आई होगी। अच्छा, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या है हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो ये टच कर रहे हैं, जब ये टच कर रहे हैं तो इनमें क्या लगेगा, ये नॉर्मल फोर्स। तो ये क्या लगेगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ क्यों लगेगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर, या तो इधर या इधर। लेकिन किस तरीके से लगेगा, वो ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कंप्रेस कब करेगा, जब ऊपर की तरफ लगाया। तो नॉर्मल किधर लगा, ऊपर की तरफ। क्या इन दोनों के अलावा इस पे कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा। तो हमने क्या बनाया, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, बिल्कुल बनाया। अगर ये एंगल 20 है तो ये एंगल 37 है, तो ये भी 37 हो जाएगा। ठीक है,
अगर मैं इसको एक एक्सिस मान लूं, ये ब्लॉक कैसे जाएगा? क्या ये ब्लॉक हवा में ऐसे उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। क्या ये नीचे आएगा? नहीं आएगा। क्या ये ऊपर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ ऐसे जाएगा। तो ये किधर जाएगा? ये इधर जाएगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से। हमने ए मान लिया। अरे यार ये कि नहीं, अगर मैं इस धरती माता का जो फोर्स है इसका कंपोनेंट ले लूं इस डायरेक्शन में, तो कितना आ जाएगा? 20g cos 37। इधर कितना आ जाएगा? 20g sin 37। अरे आया कि नहीं आया? क्या ये ब्लॉक हवा में उड़ सकता है? क्या इसके पास इतनी ताकत है? नहीं उड़ सकता। क्या ये भगवान है? नहीं, ये तो एक सीधा सा ऑब्जेक्ट है, तो ये नहीं उड़ सकता। ना ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता। ये अर्थ के जो नियम उसको फॉलो करता हुआ नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो मेरे को एक बात बताओ, जब ये इधर भी जैसे मेरे पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इसमें, दोनों पे बराबर फोर्स लग रहा है, तो मैं इधर का इधर ही रह जाऊंगा। इसका मतलब जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा? इस वाले फोर्स के बराबर। अरे होगा कि नहीं होगा? तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं ये लिख सकता हूं, नॉर्मल इज इक्वल टू 20g cos 37। आई के नहीं आई? अब दूसरी इक्वेशन, इस डायरेक्शन में फोर्स, यही फोर्स लग रहा है, ये क्या है? एक फोर्स ही तो है, F डैश, एक फोर्स ही तो है। अच्छा, जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना है यहाँ पे? 20g sin 37 इज इक्वल टू मास कितना है भाई? 20। कितने एक्सेलरेशन से आ रहा है पता नहीं, वो ही तो निकालना है। तो ए, अरे आई के नहीं आई? मेरे हिसाब से तो तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। एक इक्वेशन ये बनी, दूसरी इक्वेशन ये बनी। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे और हम सारी चीजें निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो तुम, पहले क्या निकली? n इज इक्वल टू, पहले क्या निकली मेरी? पहले क्या निकली भाई? n इज इक्वल टू 20g cos 37। अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूं, 20, g की वैल्यू कितनी? 10। g की वैल्यू कितनी ले रहा हूं भाई? मैं 10 मान रहा हूं, ठीक है ना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। cos 37 की वैल्यू बताई थी 4/5, याद कर लो। 5 चौके 20, कितना आ गया? 4 चौके 16, 160। क्या है ये? नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो ये क्या निकला मेरे पास? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आई भाई? यहां से देखूं तो मैं 160 न्यूटन। ठीक है, जो सरफेस है, जो हमारा सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये जो नॉर्मल फोर्स, कितना नॉर्मल फोर्स लगा रही है सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे? 160 न्यूटन का। कितना बल लगा रही है भाई? 160 न्यूटन का। ठीक है, एक क्वेश्चन और था हमारा, क्या था? दूसरी इक्वेशन क्या थी? 20g sin 37 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। यही लिखी थी ना? यही लिखी थी 20 इंटू ए। तो 20 से 20 कट गया, ए की वैल्यू क्या आ गई? g sin 37। क्या ये वैल्यू आई? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू जी की वैल्यू 10, sin 37 की वैल्यू 3/5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 6। a की वैल्यू कितनी आ गई? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे आई कि नहीं आई? हाँ भाई, समझ में आ रही है कि नहीं? कि हाँ भाई, चीजें जा रही है ऊपर के। तो मेरे को ये दोनों चीज निकालनी थी। क्या मैं निकाल पाया? क्या मेरे को थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करते हैं क्या, टेंशन से रिलेटेड। ठीक है ना, अभी तो हमने किसके रिलेटेड की थी? नॉर्मल फोर्स से निकालना सीखा था। अब हम थोड़ा टेंशन से रिलेटेड निकालना चीजें सीखेंगे कि हम टेंशन को कैसे अप्लाई करेंगे, हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम टेंशन फोर्स कैसे निकालेंगे, हम ये सब चीजें अब देखेंगे। हम सिंपल सा एग्जांपल लेके करेंगे। फिर से सिंपल से क्या लेंगे? एक एग्जांपल लेंगे। ये एक मेरे पास क्या है? ब्लॉक है। कितने का है? कितने का है?
ये एक ब्लॉक है 10 kg का, ठीक है। एक और ब्लॉक ले लिया, कितने का, 10 kg का। इस पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है। कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का। कितना फोर्स लग रहा है इस पे, 100 न्यूटन का। ये किस पे रखा हुआ है भाई, ग्राउंड पे। ये किस पे रखा हुआ है, ग्राउंड पे। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg and 20 kg block and tension in the string, ये दो चीजें मेरे को क्या करनी है, निकालनी। ये दो चीजें क्या करनी है मेरे को, निकालनी है, ठीक है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ 10 and 20 kg block and tension in the string, ठीक है। जल्दी से निकालो, जल्दी से। अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। इसका भी बनाऊंगा, इसका भी बनाऊंगा। एक बात देखो, अगर इस पे केवल यही फोर्स लग रहा है तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर उठेंगी, नहीं उठेंगी। क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएंगी, दोनों के दोनों नहीं जाएंगी। क्या ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जाएंगी, उधर नहीं। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में। मेरे पे अगर इधर से खींचेगा तो मैं किधर जाऊंगा, पीछे जाऊंगा कि आगे, आगे। तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, ए कितने एक्सेलरेशन से जाएगा, जितने एक्सेलरेशन से ये 10 kg ब्लॉक जाएगा, क्या उतनी एक्सेलरेशन ये भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये अलग स्पीड से चलेगी, अलग स्पीड से, नहीं। दोनों के दोनों इस क्वेश्चन में किससे चलेंगे, सेम एक्सेलरेशन से चलेंगे। किससे चलेंगे भाई, सेम एक्सेलरेशन से, ठीक है ना। आई के लिए यही बात समझ में। अच्छा, अब हम सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या करेंगे हम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब मैं ये ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, कितना है ये 10। एक ऑब्जेक्ट ये भी ले लिया मैंने, ये भी कितना है 10। अब इस वाले ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इस पे नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 10 G। क्या धरती माता इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, बिल्कुल। क्या मैं 10 mg नीचे लगा दूं, 10 G नीचे लगा दूं, लगा दिया। ये किस पे रखा हुआ है, सरफेस पे, सरफेस पे रखा हुआ है। तो किस नॉर्मल फोर्स किस तरीके से लगता है, ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन किस डायरेक्शन में लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर। तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। क्या मान लिया, N1। अरे आई के नहीं आए। और इस पे और क्या फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है, कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का। अरे यार ये कि नहीं, क्या ये भी टच कर रहा है ऑब्जेक्ट को, क्या इसमें टेंशन भी होगी, बिल्कुल होगी। अब इस ऑब्जेक्ट में जो टेंशन होगी 10 kg वाले इस ब्लॉक पे, वो किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी कि इस डायरेक्शन में होगी। मैंने बताया था टेंशन लगाते वक्त हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगाओ, लेकिन कैसे लगाओ, ताकि जो टेंशन फोर्स है वो रस्सी की लंबाई को छोटा करना चाहेगा। तो रस्सी की लंबाई छोटी कैसे होगी, जब इधर फोर्स लगाएगा। तो किधर लगाएगा, इस पे टेंशन, इधर। तो इस पे इधर क्या लगेगी, टेंशन। अच्छा, इस पे टेंशन लगी, ये भी, इस पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस पे भी क्या लगेगी, टेंशन। तो इधर क्या लगेगी, ये T। नीचे क्या लगेगा, 10 G। ऊपर क्या लगेगा, N। ये कितने एक्सेलरेशन से इधर जाएगा भाई, ये कितने एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, कितने से जाएगा, ये A से, A से मान रखा था। ये भी कितने से जाएगा, A से। अरे आई के नहीं आई। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, इस वाले को देखूं, इस वाले को देखूं, तो मेरे को एक बात बताओ, क्या जो ये N1 माना, ये N माना, जो N है वो किसके बराबर आ जाएगा, 10 G के। आया कि नहीं आया, यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ गई, 100 न्यूटन। यानी ये जो 10 kg ब्लॉक है यहाँ पर जो रखा है, इस पे जो कॉन्टेक्ट फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रही है, 100 न्यूटन का। अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस ब्लॉक पे क्या इस दिशा में कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा। क्या इस दिशा में कोई फोर्स लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। कितना, T। अरे वाह, तो T फोर्स लग रहा है। अच्छा, फोर्स किसके बराबर होता है, T क्या है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना इस ब्लॉक का, 10। कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, A। ये इक्वेशन क्या बन गई, 2। किस ऑब्जेक्ट के लिए बनी, इस वाले। अब इस ऑब्जेक्ट के लिए भी हम लिखना देखते हैं। अच्छा, ठीक है, ये देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे थे, हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट यही था, ठीक है। इस पे नीचे कितना लग रहा था, 10 G। ऊपर कितना माना था, N1।
इधर कितना माना था 100, इधर कितना माना था t, कितना केजी का ब्लॉक था 10, ठीक है। तो N1 कितने के बराबर आ जाएगा यहाँ से, N1 इज इक्वल टू 10G, इसका मतलब ये कितना आ गया 100 न्यूटन। N1 की वैल्यू भी कितनी आई 100 न्यूटन। N1 क्या है यहाँ पर, ये फोर्स है, ठीक है। और ये ब्लॉक किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, A से। तो मेरे को एक बात बताओ, 100 न्यूटन माइनस T इज इक्वल टू कितना, मास ऑफ एक्सेलरेशन, मास इनटू A, मास इनटू A। अच्छा जी मेरे को एक बात बताओ, हमने T की वैल्यू यहां से क्या लिखी, T इज इक्वल टू 10 है, T इज इक्वल टू 10 है। और एक इक्वेशन ये है थर्ड, इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड। अगर तीसरे में पुट करूंगा उठा के तो क्या लिखूंगा, 100 इज इक्वल माइनस, ये देखो T की वैल्यू कितनी है, ये 10 है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 10A, 10A बराबर ये भी कितनी है 10A, कितनी आ गई यहाँ से 100 इज इक्वल टू 20A, A की वैल्यू कितनी आ गई 100/20, कट गया, कितना बच गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना बच गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे हम नॉर्मल फोर्स भी निकाले और ऐसे हम क्या निकाले, हम टेंशन भी निकाले। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। अब हमारी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती चली जाएगी हम वैसे वैसे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, ठीक है। अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो इनसे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर हम एक नए प्रकार के फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, सूडो फोर्स, ठीक है। एक नए प्रकार को फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे क्योंकि हमें न्यूटन्स लॉ को वैलिड करने के लिए उस फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। एक ये नया कॉन्सेप्ट है, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप चाहो तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कल की अगली क्लास जब होगी यहाँ, जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह होती है जहां पर बैठ के हम चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, स्पीड, कुछ भी हम निकालना हो, एक्सेलरेशन, फोर्स, तो हमें एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पॉइंट से निकालना होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमारा वो पॉइंट अगर चेंज करेगा तो हमारी वैल्यूज भी चेंज करेंगी, ठीक है। तो क्या तुम समझ पा रहे हो? आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्लासिकल मैकेनिक्स को आपको पढ़ना है तो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है एक्चुअली में, ये हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है।